नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में हमारे एक पुराने साथी जो विकास प्राधिकरण सेवा से अवर अभियंता के रूप में जून 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो पधारे हुए हैं और हमारे दर्शकों को भूमि के क्रय करने के संबंध में जो क्रेता हैं उनको क्या क्या परेशानी आती हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें तो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश में न्यू टाउनशिप पॉलिसी 2023 के संबंध में शासनादेश जारी करवा दिया है, जिसकी की शुरुआत लगभग 6 महीने पहले से हो गई थी। इसका ड्राफ्ट बन रहा था, फिर कैबिनेट में रखा गया, अब ये अप्रूव हो गया और इसका शासनादेश भी निर्गत हो गया है। तो हम बात करेंगे कि अगर न्यू टाउनशिप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत हमारे जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोमोटर्स हैं, वो अगर विभिन्न शहरों में अपने टाउनशिप को डेवलप करने के लिए भूमि का क्रय करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में जो मिस्टर केपी सिंह जी हैं, इनका मैं वार्ता शुरू करने से पहले परिचय करवाना चाहता हूं। आपका नाम कृष्णपाल सिंह जी है। आप हमारे स्टूडियो में एक बार हमें पहले भी मौका दे चुके हैं, जब हमने नगरीय भूमि के प्रबंधन के बारे में बात की थी। इस संबंध में एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। आज के टॉपिक में मैं भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में बात कर रहा हूं, जैसे कि अभी बात करी थी। यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने अन्य प्रदेशों से भी और अन्य देशों से भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आए हुए हैं। उन लोगों को भी विभिन्न क्रियाओं के लिए, विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने के लिए, पैसा निवेश करने के लिए जमीन खरीदनी होती है। वो हो सकता है किसी मास्टर प्लान एरिया या प्लानिंग एरिया के अंतर्गत हो, या उसके बाहर जिला पंचायत के क्षेत्रों में भी हो सकती है। जब वो अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेंगे तो उनको भूमि के क्रय करने में जो भी समस्याएं आएंगी, उनको पहले से अगर अवेयर रहेंगे तो उसको सुलझाने में उनको आसानी रहेगी और भूमि क्रय करने की उनकी जो क्रिया है वो साधारण तरीके से ही निपट जाएगी, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिस्टर कृष्णपाल सिंह जी इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, इनका मैं और थोड़ा डिटेल में परिचय करा दूं। आप कंसल्टेंट हैं अर्बन प्लानिंग एंड रियल एस्टेट सॉल्यूशंस के। आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से शुरुआत की थी और उसके क्वालिफिकेशन के क्रम में ही आपने अवर अभियंता के रूप में विकास प्राधिकरण सेवा में अपनी सेवा शुरू की थी। उसके बाद आपने AMI सिविल इंजीनियरिंग में कर दिया है और MBA भी किया हुआ है और अपनी सेवा काल के दौरान ही लॉ में भी ग्रेजुएशन किया है, LLB भी किया हुआ है। तो आप हमारे विकास प्राधिकरण सेवा में रहते हुए आपने भूमि के प्रबंधन और भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित काफी काम विभिन्न विकास प्राधिकरणों में संभाले हैं और काफी योजनाओं को सफल बनाने में आपका योगदान रहा है। आपके उस पूरी सेवा काल के अनुभव और नियमों की जानकारी के क्रम में मैं ही आपसे वार्ता करने के लिए आपके लिए समय निकाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि अगर किसी प्रमोटर को न्यू टाउनशिप पॉलिसी 2023 के अंतर्गत भूमि क्रय करनी है या किसी इन्वेस्टर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के क्रम में अपनी कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन क्रय करनी है, चाहे वो प्लानिंग एरिया के अंतर्गत हो, महायोजना क्षेत्रों के अंतर्गत हो या महायोजना क्षेत्रों के बाहर जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत हो, तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और भूमि के क्रय करने में कौन कौन से राजस्व संहिता के संबंध में जो बिंदु हैं उन पे कैसे सावधानी रख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कृष्णपाल सिंह से। सर, आपका धन्यवाद है, आपने समय दिया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टर है, वो अपनी कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई हमारे प्रदेश में किसी जिले में या प्राधिकरण की जो मास्टर प्लान है या रेगुलेटेड एरिया का मास्टर प्लान एरिया, उसमें जमीन खरीदना चाहता है, या मुख्यमंत्री महोदय ने जो अभी न्यू टाउनशिप पॉलिसी लॉन्च की है उत्तर प्रदेश में, उसके अंतर्गत विभिन्न शहरों में पॉलिसी के अंतर्गत अपनी टाउनशिप डेवलप करने के लिए कोई जमीन क्रय करना चाहता है, तो उनको जमीन क्रय करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, आप सबको निवेदन, नमस्कार। जैसा तिवारी सर ने कहा कि जब हम कोई पर्पज़ के लिए, चाहे हमारा इंडस्ट्री पर्पज़ है या न्यू टाउनशिप का पर्पज़ है या हम अपने लेआउट के लिए या किसी इस तरह के पर्पज़ के लिए जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो उसमें जिन जिन चीज़ों पे एक व्यक्ति को सजग रहना चाहिए और जानकार रहना चाहिए, उन बिंदुओं को मुख्य रूप से मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। और इस संबंध में जो धाराएं विभिन्न रूप से बोली जाती हैं, उनका तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य संहिता सन 2006 से है। इसमें सर पहले तो जो हम जहाँ ज़मीन लेना चाहते हैं, हम उस
स्थान पर देखेंगे कि वहाँ कोई महायोजना क्षेत्र है या महायोजना क्षेत्र के बाहर का है। अगर महायोजना क्षेत्र है तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जिस एरिया को आप लेना चाहते हैं महायोजना में उसकी लैंड यूज क्या है। आपका आशा है कि अगर वो विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत है या किसी रेगुलेटेड एरिया की सीमा के अंतर्गत है या किसी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीमा के अंतर्गत है, उसी को महायोजना क्षेत्र कहते हैं, उसमें अगर कोई जमीन पड़ रही है जो वो क्रय करना चाहता है तो उसको उस मास्टर प्लान में क्या लैंड यूज है ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो उद्योग उसको लगाना है या जो लेआउट पास कराना है उसके अनुसार उपयोग होना चाहिए। महायोजना में जो लैंड यूज जहाँ का निर्धारित है अगर उसी पर्पस की हम जमीन वहाँ पे लेंगे, अदरवाइज हमें बाद में भू उपयोग परिवर्तन की जटिल प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा, जो मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। इसलिए मेरा सुझाव बहुत महत्वपूर्ण और उपयुक्त सुझाव है आपका। और दूसरा ये है कि आजकल हमारे उत्तर प्रदेश में इस सरकार के द्वारा बहुत सारे एक्सप्रेसवे राजमार्गों का भी निर्माण किया जा रहा है और कई परियोजना प्रगति पर है। और नेचुरल है कोई भी व्यक्ति हाईवे के किनारे अपनी परियोजनाओं के लिए भूमि लेने का सबसे पहले इच्छुक हो। तो कुछ परियोजना राजमार्गों के साथ एक शर्त ये रखी गई है जिनको ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज कहा गया है कि उनके लिए सरकार ने सड़क के दोनों ओर एक निर्धारित दूरी तक प्राइवेट क्रय विक्रय को मना किया है। वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होने के कारण उस एरिया का जो भी निर्धारण होगा वो सरकार के द्वारा मोस्टली ग्रीन पर्पस के लिए या जो भी पर्पस सरकार तय करेगी जनहित में उसके लिए रखा जाएगा। तो उस एरिया को भी अवॉइड करना सबसे पहली ज़रूरत है। महायोजना में लैंड यूज देख लिया और एक्सप्रेसवे के किनारे अगर हम जा रहे हैं तो ये पता कर लिया, इसके लिए संबंधित NHAI से भी पता चल सकता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी पता चल सकता है या जो वहाँ पर जिला पंचायत या जो भी रेगुलेटेड अथॉरिटी है वो पता चल जाता है। ये दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इन बिंदुओं से संतुष्ट हो जाएं तब हम तीसरी बात आती है जो हमारा राजस्व संहिता का हमारा जमीन का नियम है, जो हमारे लैंड से संबंधित बिंदु हैं वो उसके लिए सबसे पहले हमें तहसील में आना होता है क्योंकि ज़मीन का सारा रिकॉर्ड मैक्सिमम तहसील के अंदर ही रखा होता है, वहीं से बंदोबस्त होता है। तो उसमें आने के पर सबसे प्रथम आजकल कंप्यूटराइज व्यवस्था है, उसमें भूलेख नाम से वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, बाकी अन्य राज्यों की भी व्यवस्थाएं हैं। उस भूलेख को जब आप कंप्यूटर पे खोलेंगे तो जिस पर्टिकुलर गांव की जिस जनपद की डिटेल डालेंगे और उसके बाद में खसरे प्लान पर गाटा संख्या तात्पर्य होता है कि जो जमीन का बंदोबस्ती प्लान होता है जिसको सजरा प्लान कहते हैं, सजरा प्लान पे चकबंदी के समय उनके खेतों को नंबर दिया जाता है 1 3 4 5 6, उनको गाटा संख्या कहते हैं। उन गाटा संख्या के आधार पे हम उनका डिटेल को कंप्यूटर पे बिना किसी परेशानी के बिना किसी चार्जेस के देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनको देखेंगे। जिन लोगों से हम ज़मीन लेने की बात कर रहे हैं, जिनसे खरीदना चाहते हैं, उसमें उनका बाकायदा ओनर के रूप में नाम दर्ज होगा, वो एरिया दर्ज होगा और आगे एक अभियुक्ति का कॉलम होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब जब जमीन का ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है वो सारे प्रविष्टियाँ एंट्रीज उसमें की जाती हैं। ये सारी व्यवस्था तहसील के स्तर पर होती है, उसको सबसे पहले देखना होता है और उसमें ये लिखा रहता है सबसे लास्ट के फुट नोट पर कि उस रिकॉर्ड का मिलान आप तहसील के रिकॉर्ड से जरूर कर लें, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी यद्यपि बहुत अच्छी है फिर भी एक तरह से ये डिस्क्लेमर उसमें रहता है। तो उसके बाद में फिर दूसरा हमारा काम आता है कि हम उसका रिकॉर्ड का जिसको साधारण भाषा में तहसील की भाषा में मुआयना करना कहते हैं, उसमें हम वहाँ के संबंधित वकील की मदद भी ले सकते हैं और कुछ चीज़ों को स्वयं जा करके भी तहसीलदार साहब के यहाँ, नायब तहसीलदार साहब के यहाँ देख सकते हैं। तो उन बिंदुओं को मोटा मोटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, उस राजस्व संहिता में हमारे जो खाता होता है उसको धारा 74 में 4 प्रकार के लैंड ओनर हो सकते हैं जिनके पास लैंड होगी। उसके लिए राजस्व संहिता की धारा 74 का रेफरेंस है, उसमें 4 प्रकार के, एक संक्रमणीय, जिसको संक्रमणीय भूमिधर ट्रांसफरेबल राइट ओनर, दूसरा असंक्रमणीय नॉन ट्रांसफरेबल राइट ओनर, तीसरा असामी
वो व्यक्ति होता है जो किसी संक्रमणीय भूमि या ऐसी किसी भूमि के व्यक्ति के द्वारा किसी आपने किराए के तहत या लगान के तहत उसको टेम्परेरी रूप से ज़मीन दे दी जाती है। और चौथी होती है सरकारी पट्टेदार। बहुत सारी सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़मीन पट्टे पे दी जाती है। तो इन चारों वर्गों में जो पहले नंबर पर है संक्रमणीय भूमिधर, ट्रांसफरेबल लैंड ओनर, वही अपनी ज़मीन को बेच सकता है किसी को, या उस पर वो औद्योगिक, वाणिज्यिक या इस तरह के निर्माण कर सकता है। शेष जो 3 प्रकार के ओनर हैं उनको ये अधिकार सरकार के नियमानुसार नहीं होता है। ये देखना सबसे दूसरा काम होता है। मतलब आप हमारे दर्शकों को ये कहना चाह रहे हैं कि धारा 74 के अंतर्गत जो ऑनरशिप है वो इन चारों में से किस वर्ग में आ रही है ये पहले तय कर लें, और अगर भूमि क्रय करना चाह रहे हैं तो केवल ट्रांसफरेबल राइट्स वाली जो संक्रमणीय भूमि है वही खरीदें। संक्रमणीय भूमिधर की जमीन आप खरीद सकते हैं, वही खरीदें। और जमीन खरीदेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, वो ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, उनको अधिकार नहीं होता। जी ठीक। उसके बाद में संक्रमणीय भूमिधर का भी पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है। जो खतौनी होती है उसको सरकार के द्वारा फसली वर्ष के द्वारा 5 या 6 साल के अंतराल पर रिव्यू किया जाता है। जैसे आजकल जो फसली वर्ष चल रहा है वो 1423 से 1428 का चल रहा है। इस तरह से फसली वर्ष के रूप में वो चलती हैं। उन फसली वर्षों में हमें संक्रमणीय भूमिधर, अगर कोई पारिवारिक भूमि आ रही है विरासत में ट्रांसफर होके, या किसी ने किसी से खरीदी है, आज वो ओनर है कल कोई पिछला ओनर था, उनमें तो हम पिछले 3 फसली का रिकॉर्ड देख करके एक अपनी संतुष्टि कर सकते हैं कि ठीक है, इसका चेन जो है ओनरशिप ट्रांसफर का ठीक है। लेकिन अगर संक्रमणीय भूमिधर कभी पहले उस भूमि ग्राम समाज की रही होगी, कभी जैसे सन 2005 से पहले रही होगी या उसके पहले रही होगी, तो उसका पिछले लगभग 30 सालों का यानी 6 फसली का रिकॉर्ड देखने का एक जरूरत होती है। उसको देखना खरीदने वाले के हित में होता है, तो उसको देख लेते हैं। और इसके बाद में एक फसली 1359 जिसको तहसील में लोग आम भाषा में कहते हैं, वो सन 1952 का राजस्व रिकॉर्ड है। उसको भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि उस रिकॉर्ड में अगर उस जमीन पे कोई तालाब तो नहीं था, जलमग्न तो नहीं थी भूमि, तो उसका भी जानकारी कर लेना हमारे भविष्य के हित के लिए रहता है। क्योंकि इस तरह की जो जलमग्न भूमि है, तालाब दर्ज है या इस प्रकार के पब्लिक यूज हैं, उनको आगे चल के कोई भी अथॉरिटी या कोई भी सरकारी विभाग परमिशन नहीं देगा। वो निषिद्ध भूमि की श्रेणी में आती है। हाँ, अगर वहाँ पर कोई भी या फिर उसका उतना उसको सेपरेट करेंगे आप, उसका आप वही वाटर लोग यूज में झील वगैरह में यूज करेंगे, उसमें अदरवाइज यूज करने में रुकावट, अन्य कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता जी। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है किसान बही, जो राजस्व संहिता की धारा 41 में है। किसान बही एक तरह से हर जोतदार का या भूमिधर का अकाउंट पासबुक होती है, जैसे हमारे बैंक की पासबुक होती है। उस किसान की द्वारा जितनी भूमि धारित की गई है उसका स्टेटमेंट उसमें रहता है। जब हम किसान बही देखेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि उस भूमि पर जिसको हम खरीदने की प्रस्ताव दे रहे हैं उस पर कोई लोन तो नहीं है, या किसी वित्तीय संस्था के या किसी सरकारी संस्था के नाम फ्लैग्स तो नहीं है। ये जानकारी उसमें दर्ज की जाती है। जब कोई किसान किसी भूमि के अपने किसान भाई के अगेंस्ट लोन लेता है, जमीन के अगेंस्ट लोन लेता है, तो वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादि उसको बंधक बना देते हैं, और जब तक उनका वो मोर्गेज रिलीज नहीं होता तब तक उस भूमि का अंतरण विक्रय मना होता है। तो किसान भाई से हम ये देख लेंगे कि कोई किसी प्रकार का उस पर भार तो नहीं है। और एक और बिंदु रहता है जिसको देख लेना जरूरी होता है कि गांव में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि किसी व्यक्ति की जमानत अगर किसी अदालत के मुकदमे में ली या थाने में ली, तो बहुत से लोग उस जमानत की वारंटी या गारंटी के एवज में अपनी जमीन का वो लगा देते हैं किसान भाई। तो उसमें भी उस चीज़ को देख लेना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति की जमानत दे करके उस कागज को पे मोहर लगा करके वो कर लिया है, जमानत में बंधक रख लिया है, तो उसका भी पहले सॉल्यूशन करेंगे, उसको वहाँ से मुक्त कराएंगे, तभी वो ज़मीन बिक सकेगी, अन्यथा नहीं बिक सकेगी। और लास्ट
जो बिंदु है मेरे विचार से वो ये है कि जैसे आजकल हमारी सरकार बेटी बेटे सभी को एक समान अधिकार देती है, तो एक स्त्री को अपने पिता की विरासत से जो भूमि मिलती है उस भूमि की वो मालकिन होती है, अपने पिता के यहाँ से लाती है, और उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उसके बच्चे हैं या जो भी उत्तराधिकारी नियम के अनुसार हैं, उनके रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि धारा 109 में स्त्रियों के उत्तराधिकार में आई भूमि का उत्तरजीवी की जानकारी का प्रोविज़न है। और ये प्रोविज़न इसलिए ज़रूरी है कि अगर उस तरह की ज़मीन है और किसी ने बंटवारे में कोई छिपाया हुआ है पॉइंट, तो वो इन्वेस्टर के में होगा कि उसकी जानकारी कर लें। तो करीब करीब ये 8-10 पॉइंट हैं जो हमें ज़मीन के बारे में क्रय करने से पहले जान लेना हमारे हित में। धन्यवाद केपी सिंह जी, आपने हमारे दर्शकों को जमीन क्रय करने से पूर्व क्या क्या जानकारी हमें कर लेनी चाहिए, चाहे वो लैंड यूज के संबंध में हो या राजस्व संहिता के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में जमीन के स्वामित्व से संबंधित बिंदु हों, ऐसे 8-10 बिंदुओं पर आपने चर्चा करके हमारे दर्शकों को अवगत किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं आपसे अन्य बिंदुओं पर वार्ता भी करूंगा। दोस्तों, आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह केपी सिंह से अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। नमस्कार।